ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते। ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे उकर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहीन साधु। घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊं पिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो देऊं श्रम
गाधी सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खाणन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुर पितु माँ तुमोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही।
भारतीय परंपरा में महिलाओं को प्रायः सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। ईश्वर को वहां अर्धनारीश्वर कहा गया है, अर्थात आधा पुरुष आधा स्त्री माना गया है। कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, और जहां उनका अनादर होता है वहां सारे कार्य विफल हो जाते हैं। महिलाएं मनुष्य हैं, और पूर्ण विकास का जो अधिकार पुरुषों को है वही महिलाओं को भी है। बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जिस प्रकार पुरुष महिला समान है, हमें वही समानता हर क्षेत्र में बरकरार रखनी चाहिए। पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था। विद्या की देवी सरस्वती है। वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा और कार्य के समान अवसर प्राप्त थे। उनका उपनयन होता था और वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं। हमारे इतिहास के कुछ युगों में नारी शिक्षा दुर्भाग्य से उपेक्षित रही, जिससे स्त्री निरक्षर और अंधविश्वासी बन गई। लेकिन आज पुनः स्त्रियों में जागृति दिखाई पड़ती है, और आज जो नारियों में जागृति दिखाई दे रही है उसका श्रेय रामकृष्ण आंदोलन को तथा गांधी जी को जाता है। ये सत्य है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने पुरुष भक्तों को नारी और धन के त्याग का उपदेश दिया, लेकिन इसका कारण केवल ये था कि स्त्रियों के मामले में पुरुष बड़ा कमजोर होता है, जिससे उसके साधना के मार्ग से हटने की संभावना हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने स्त्री भक्तों को भी पुरुष और धन के त्याग का उपदेश दिया था। रामकृष्ण का नारियों के प्रति कितना आदर भाव था, इसका पता शारदा देवी और अन्य महिलाओं के साथ उनके व्यवहार से चलता है। उन्होंने स्वयं भैरवी नामक एक नारी को अपना गुरु बनाया था। गांधी जी ने कई नारियों को देश की राजनैतिक स्वतंत्रता के युद्ध में लगाया। इससे भारतीय नारियों की मुक्ति को बल मिला। आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक सेवा का रास्ता तो नारियों के लिए खुला हुआ है, लेकिन विवाह और मातृत्व उनके स्वाभाविक काम माने जाते हैं। आधुनिक मानव विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि मानव समाज में, चाहे वो आदिम युग का हो चाहे सभ्य हो, विवाह और परिवार किसी न किसी रूप में आधारभूत संस्थाएं रही हैं। किसी ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना कठिन है जिसमें ये संस्थाएं न पाई जाती हों। प्रायः ये कहा जाता है कि पूर्व की नारी गुलाम है। इसका अर्थ केवल यही है कि उसके अंदर आत्म गौरव का गुण नहीं है। आंतरिक स्वभाव की दृष्टि से पूर्व की नारी अन्य नारियों से बहुत भिन्न नहीं है। वो अपनी सामाजिक और धार्मिक संस्कृति के कारण अपने नारी सुलभ गुणों को बनाए रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण कृषि विधेयकों के पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका कल्याण सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे ने राज्यसभा में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP का लाभ उठाने वाले धान किसानों की संख्या में 70% की वृद्धि हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि 8 भारतीय समुद्र तटों गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोघला, कर्नाटक में कासरकोद और पदुबिदरी, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, पुरी में गोल्डन बीच, ओडिशा और अंडमान द्वीप समूह में राधानगर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल अर्थात ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया है। पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी कर लगातार दूसरे दिन पुंछ में युद्ध विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी उपयुक्त जवाब दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस महीने 31 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अलकायदा समर्थक एक आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। हथियार, गोला बारूद और संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के 3 प्रवासी श्रमिकों को एर्नाकुलम केरल से और 6 लोगों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 95,880 लोग ठीक हुए। पहली बार कुल दैनिक रिकवरी दैनिक सक्रिय मामलों से 3,790
अधिक पाई गई। वर्तमान कुल रिकवरी 42,08,431 है। रिकवरी दर बढ़कर अब 79.28% पर पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8,81,911 परीक्षण किए गए हैं। दोहा में होने वाली अंतर अफगान शांति वार्ता के बावजूद अफगानिस्तान में उग्रवादी हमले बढ़ गए हैं। इस अशांत देश के उत्तर पश्चिमी भाग में हिंसा में वृद्धि हुई है। ताइवान ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री कीथ क्रेच की ताइवान यात्रा के दौरान चीनी वायुसेना के विमानों द्वारा इस द्वीप के चारों ओर उड़ान भरने के बाद ताइवान ने अपने लड़ाकू जेट विमानों से चीनी विमानों को खदेड़ दिया। इस यात्रा से चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल में कोविड-19 मामलों में आए एक बड़े उछाल के बाद दूसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। दूसरा लॉकडाउन पारंपरिक यहूदी छुट्टियों के दौरान लगाया गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है जिसका शीर्षक है भाग सनी भाग और इसे लिखा है जयंती रंगनाथन जी ने और इसके चित्र बनाए हैं बरखा लोहिया जी ने और प्रकाशक हैं नेशनल बुक ट्रस्ट। तो आइए मैं पढ़ती हूँ और आप कहानी सुनिए। एशली चूहा बूढ़ा और बीमार हो चला था। एक दिन उसने अपने पोते सनी को बुलाया और उसे पास बैठाकर कहा, सनी, तुम्हें आज मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। मैं तुमसे झूठ कहा था कि इस बिल के अलावा दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैं डरता था कि बिल से बाहर निकलते ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने तुमसे यह भी झूठ कहा कि चूहे सिर्फ दौड़ना जानते हैं। सच बात तो यह है सनी कि चूहे पानी में भी तैर सकते हैं। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा और मेरे बाद तुम्हें अकेले ही सबका सामना करना होगा। इससे पहले कि छोटा सनी कुछ समझ पाता, दादाजी चल बसे। सनी ने पहले कुछ दिनों तक बिल में जो कुछ था वही खाकर गुजारा किया। उसके खाने पीने का इंतजाम दद्दू ही करते। जब भी वह बिल से बाहर जाते, दरवाजे पर बड़ी सी ईंट रख जाते। सनी ने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, बस दद्दू से सुन रखा था कि बाहर उनके दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है बिल्ली। सनी ने आज तक कभी बिल्ली की शक्ल नहीं देखी थी। उसने डरते डरते बिल के दरवाजे पर रखी ईंटों को हटाया और बाहर निकला। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर थी, कितनी रोशनी थी। सनी भागने लगा। सामने उसे ढेर सारे लड्डू पड़े नजर आए। सनी गपागप लड्डू खाने लगा। इसके बाद उसकी नजर पड़ी एक थाल में रखी मठरियों पर। सनी एक मठरी को उतरने लगा। खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। उसे अब जबरदस्त नींद आने लगी। दरअसल वह पूरन हलवाई की दुकान थी। सनी के दद्दू उसके लिए खाना वहीं से लाते थे, लेकिन कम कम। उन्हें लगता था कि सनी को ज्यादा तला खाना खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। सनी ने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बिल में वापस जाकर सो जाए। उसने अपने आस पास घूम कर देखा। उसे एक भूरे रंग की रजाई सी नजर आई। सनी रजाई के पास पहुंच गया।
वह रजाई नहीं थी, सुनहरे भूरे रंग की सोना बिल्ली थी। वह पूरन हलवाई की पालतू बिल्ली थी। दोपहर को खूब खा पी कर वह भी सोने की तैयारी कर रही थी, इसलिए सनी को देखकर भी उसके मुंह में पानी नहीं आया। सनी ने रजाई पर सिर रखा तो सोना थोड़ा सा हट गई। छुटकू सनी भी सरक कर उसके पास आ गया और भोलेपन से बोला, मुझे ना खूब नींद आ रही है, अगर तुम दुश्मन को आते देखो तो मुझे जगा देना। सोना के तो कान खड़े हो गए। दुश्मन? कहीं यह छोटा सा चूहा पड़ोस में रहने वाले बूझे कुत्ते की बात तो नहीं कर रहा? सोना डरती तो बस उस बूझे से ही थी। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई और सनी मजे से सोने लगा। पूरन हलवाई कढ़ाई में समोसे तलने बैठा तो वह यह देखकर चौंक गया कि सोना बिल्ली की गोदी में सिर रखकर एक चूहा सो रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हट! सनी की आंख खुल गई। वह चिल्लाने लगा, भागो रे, दुश्मन आया! जैसे ही वो कूदा, सोना उछलकर खड़ी हो गई और उसके पैर से ठोकर लगकर बड़ी वाली कढ़ाई लुढ़कने लगी। सनी ने लुढ़कती हुई काली कढ़ाई को देखकर समझा कि वो यही बिल्ली है, उसकी दुश्मन। लपक कर सनी पूरन की पगड़ी में घुस गया। पूरन पगड़ी झटकने लगा। सनी अब उसकी कमीज में घुस गया। पूरन खड़ा हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। सनी की समझ नहीं आया कि वह बचकर कहां जाए। काली कढ़ाई तो झूमती हुई उसी के पास आ रही थी। आनन फानन वह एक छलांग मारकर पानी की टंकी में कूद गया। उसे लगा कि वह अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा। तभी उसे याद आया कि दद्दू ने कहा था कि चूहे पानी में तैरना भी जानते हैं। उसने फौरन हाथ पैर मारने शुरू किए। जैसे ही वह टंकी की दूसरी तरफ पहुंचा, कूदकर बाहर निकल गया। तब तक पूरन कढ़ाई को काबू में कर चुका था और अब सोना को डांट रहा था कि उसके रहते चूहा अंदर कैसे आ गया। सोना कुछ शर्मिंदगी से बैठी रही। पूरन के वहां से जाते ही सनी सोना के पास आया और बड़े प्यार से उसके कंधे पर चढ़ गया। हमारी दुश्मन बिल्ली चली गई ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया। सोना के गाल पर पुच्ची देकर सनी ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और बिल की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक सोना सोचती रही कि यह नटखट चूहा किसे दुश्मन कह रहा था। और कहानी यहाँ खत्म हुई। आशा है कहानी पसंद आई होगी और खूब हंसे भी होंगे आप। धन्यवाद। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अर्थात IBSA संवाद मंच कई मायनों में अनोखा है। ये एक औपचारिक संगठन नहीं है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय भी नहीं है। ये ना तो कोई इकाई है और ना ही कोई गठबंधन। ये एक वैचारिक गुट भी नहीं है। IBSA के मुख्य मिशन और एजेंडे में वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में लोकतंत्रीकरण और वैश्वीकरण के समकालीन आदर्शों के विकल्पों को विकसित करने और दक्षिण के आर्थिक तथा सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के आदर्श को मूर्त रूप देने की पद्धति द्वारा विकसित और विकासशील देशों के बीच शक्ति संतुलन को बदलना है। आरंभ में ब्रिक्स के आगमन ने IBSA को प्रभावित नहीं किया था। इनके बीच हितों का टकराव भी नहीं था। IBSA ने तीनों देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों और अन्य साझा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अर्थव्यवस्था ब्रिक्स की सर्वोपरि चिंता बनी रही। चीन ने IBSA के विघटन का समर्थन किया, लेकिन भारत ने असहमति जताई और इसके पीछे चीनी षड्यंत्र को भांप लिया। चीन ने बाद में ब्रिक्स प्लस का मुद्दा उठाया। धीरे धीरे IBSA को ब्रिक्स से खतरा बढ़ने लगा। IBSA संवाद मंच तब संकट में आ गया जब इसकी शिखर बैठक भी आयोजित नहीं की जा सकी। भारत के प्रयासों के फलस्वरूप इस वैश्विक संवाद मंच में एक नई गति के संचार का अनुभव किया जा रहा है। हालांकि वर्ष 2011 के बाद से इसके स्वतंत्र शिखर सम्मेलन की बैठक नहीं हुई है।
वरिष्ठ अधिकारी शेरपा और IBSA के विदेश मंत्री इन वर्षों के दौरान आपस में मिलते रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की अध्यक्षता में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों के बीच इस सप्ताह एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने अधिक समावेशी, उत्तरदायी और सहयोगपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचे का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया। 3 IBSA विदेश मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को अप्रासंगिक बताया तथा वर्तमान शांति और सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए अयोग्य भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। तीनों विदेश मंत्रियों ने स्थायी और गैर स्थायी तीनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया। त्रिपक्षीय मंत्री आयोग की अंतिम बैठक सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। आज चीन के आक्रामक व्यवहार और उसके आर्थिक दबदबे ने ब्रिक्स को कमजोर बनाना शुरू कर दिया है। पेइचिंग अपने लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक तंत्र का उपयोग कर रहा है। अफ्रीका और कुछ हद तक लैटिन अमेरिका चीन के शिकारी व्यवहार का शिकार बन गया है। कुछ साल पहले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अफ्रीकी देशों को चेताया था कि चीन नए उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक अन्य टिप्पणीकार ने कहा कि चीनी ड्रैगन अफ्रीका में चील के दोपहर के भोजन को निगल रहा है। चीन बहुपक्षवाद की बात करता है, लेकिन अक्सर एक पक्षीय एजेंडे का अनुसरण करता है। चीनी नेता कभी भी अन्य विकासशील देशों के साथ अपने व्यवहार में सर्वहितकारी स्थिति की बात नहीं करते। अनुभव बताता है कि कोई भी दाता नहीं है जो प्राप्त कर रहा हो और कोई भी प्राप्तकर्ता नहीं है जो दान दे रहा हो। उभरते चीन द्वारा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आघात किया जा रहा है। इस नाजुक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत को ब्रिक्स से आगे देखने की जरूरत है। उसे दक्षिण और उत्तर दोनों में समान विचारधारा वाले वैश्विक साझेदारों तक पहुंचने की जरूरत है, जो एक मुक्त, खुले और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अधिक निवेश करने में सक्षम हो। भारत को सतर्क रहने और उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। नई दिल्ली के पास पर्याप्त आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और जनसांख्यिकी शक्ति है, जिससे वैश्विक समुदाय में उसे एक उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। बदलते माहौल को ध्यान में रखते हुए भारत को वैश्विक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वयं के खाके बनाने होंगे। दक्षिण दक्षिण सहयोग एक ऐसा ही खाका है। एक अन्य ढांचे में दक्षिण और उत्तर दोनों देशों के त्रिपक्षीय और चतुष्पक्षीय मंच शामिल हैं। बदलती परिस्थितियों में एक आम एजेंडा जो इन देशों को एक साथ बांध सकता है और इनके समक्ष आम चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकता है, सभी हितधारकों के बीच एक अधिक गंभीर और एक समान भागीदारी की आवश्यकता उत्पन्न करता है। यहाँ भारत के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। दाता प्राप्तकर्ता संबंध की धारणा से आगे बढ़ते हुए वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी के नए और स्थायी रूपों की तलाश करने की आवश्यकता है, जो सामान्य रूप से लाभप्रद हों, ताकि आवश्यक मुद्दों और अति महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटा जा सके। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।